आज हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी विषय के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम लोग प्रकाश संश्लेषण से संबंधित जितने भी बातें थे उस टॉपिक्स के अंतर्गत आने वाले सभी बातों को हम लोग ने अध्ययन कर लिया है। अगला जो नई टॉपिक है, पहला ही चैप्टर अभी चल रहा है, पहले ही चैप्टर का ये जो है अगला जो टॉपिक है, पादपों में आंतरिक परिवहन या इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट देखेंगे कि पौधे के जो जड़ वाला भाग होता है वो मृदा के अंदर होता है और शेष ऊपर वाले भाग जैसे पत्ती है, तना है, शाखा है, ये ऊपर की ओर पाए जाते हैं। तो जड़ क्या करता है? जड़ जो है जल को अवशोषित करता है, मृदा से जल को अवशोषित करके पौधे के सभी भागों में पहुंचा देता है। तना, तना से शाखा, शाखा से पत्ती तक और शीर्ष भाग तक जल पहुंच जाता है। इस प्रकार जड़ जो होता है यह जल अवशोषित करने का भी कार्य करता है, यानी जल को अवशोषित करके जल और खनिज लवण दोनों को करता है, क्योंकि खनिज लवण जल में ही घुला होता है। तो जल और खनिज लवण को अवशोषित करके जड़ जो है पौधे के तना में पहुंचाता है और तना से होते हुए शाखा और शीर्ष भाग तक जल पहुंच जाता है। ठीक है। इसी के अलावा जो पत्तियां होती हैं ये पौधे का प्रमुख जो है, इनके अंदर भोजन का निर्माण होता है, यानी प्रमुख प्रकाश संश्लेषी अंग होती है जिनमें भोजन का निर्माण होता है। और यह भोजन जो है पौधों में तरल रूप में बनता है। ध्यान देंगे, पौधे जो भोजन का निर्माण करते हैं ठोस रूप में नहीं ग्रहण करते हैं, तरल रूप में होता है। जैसे हम लोग भोजन ग्रहण करते हैं तो ठोस रूप में भी करते हैं, तरल रूप में भी करते हैं, लेकिन ज़्यादातर ठोस पदार्थ जैसे चावल है, रोटी है, ठीक है, ये सब ठोस रूप में हम लोग ग्रहण करते हैं जो कि उसका पाचन हो जाता है। लेकिन पौधों में जो भोजन बनता है, पौधे में मुख्य रूप से भोजन जो बनता है पत्ती की कोशिकाओं में ही बनता है और यह तरल रूप में बनता है। तो अब सोचने वाली बात है, केवल पत्ती में अगर मान लिया जाए बनता है तो पौधे के सभी भाग जीवित हैं, यानी वह भोज्य पदार्थ पौधे के सभी भाग में जाता है। तो इस प्रकार वह भोज्य पदार्थ भी पत्ती से होते हुए शाखाओं, शाखाओं से होते हुए तना, तना से होते हुए जड़ तक या शीर्ष भाग तक सभी भागों में इस प्रकार भोज्य पदार्थ पहुंच जाता है। यानी कहने का मतलब है कि भोज्य पदार्थों को, पौधों में भोज्य पदार्थों को और जल को पूरे बॉडी में पहुंचाने के लिए उनके अंदर ही परिवहन क्रिया होती है। जिस प्रकार हम लोग के मानव के शरीर में रक्त पूरे बॉडी में परिवहन क्रिया की जाती है और रक्त को पूरे बॉडी में पहुंचाया जाता है, ठीक है, और पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स, रुधिर वाहिनियों के द्वारा भेजा जाता है जो कि हृदय पंपिंग करता है, ठीक है। उसी प्रकार पौधों में भी परिवहन क्रिया होती है जिसमें भोज्य पदार्थ और जल को लेकर पूरे बॉडी में पहुंचाने का कार्य होता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? पौधे के आंतरिक परिवहन। यानी कहने का मतलब है कि जब पौधे में बने हुए भोज्य पदार्थ तथा जल को लेकर पौधे के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचाया जाता है तो इस क्रिया को पादपों में आंतरिक परिवहन कहते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? पौधों में या पादपों में आंतरिक परिवहन क्रिया कहते हैं। तो पौधों में भी परिवहन क्रिया होती है, जंतुओं में भी परिवहन क्रिया होती है। ध्यान देंगे, परिवहन का ही शाब्दिक अर्थ होता है किसी वस्तु को एक स्थान से उठाना और दूसरे स्थान तक क्या कर देना? पहुंचा देना, परिवहन कहलाता है। तो भोज्य पदार्थ और जल जो है इनको पूरे पौधे के बॉडी में पहुंचाने का कार्य किया जाता है। अब सोचने वाली बात है कि आखिर परिवहन करने वाला कोई ना कोई ऐसा तंत्र होगा पौधों में। जैसे हम लोग के बॉडी में भी रक्त को पहुंचाने वाला कोई ना कोई तंत्र है जिसे हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं या परिवहन तंत्र कहते हैं। उसी प्रकार पौधों में भी परिवहन तंत्र होगा जो भोज्य पदार्थ को, खनिज लवण और जल को पहुंचाने का कार्य करता है। तो पौधों में मुख्य रूप से भोज्य पदार्थ और
जल खनिज लवण को पहुंचाने का कार्य जो है मुख्य रूप से दो तंत्र करता है। एक जो होता है जाइलम तंत्र होता है, एक जो होता है फ्लोएम तंत्र होता है। देखेंगे एक जो होता है जाइलम सिस्टम, ठीक है, जाइलम सिस्टम होता है, ठीक है, और दूसरा जो होता है फ्लोएम सिस्टम होता है, ठीक है। ये दो सिस्टम होते हैं, जाइलम तंत्र और फ्लोएम तंत्र होता है। देखिए जाइलम तंत्र क्या करता है, जाइलम तंत्र जो होता है यह जड़ से अवशोषित किए गए जल को लेकर पूरे पौधे के पूरे भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। यानी जल का परिवहन जो होता है जिस तंत्र के द्वारा होता है उसे हम जाइलम तंत्र कहते हैं या जाइलम सिस्टम कहते हैं। फ्लोएम का क्या, इस तंत्र का काम क्या होता है, तो फ्लोएम तंत्र जो होता है या फ्लोएम सिस्टम जो होता है यह पत्ती में बने हुए भोज्य पदार्थ को लेकर पौधे के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करता है। यानी भोज्य पदार्थ का परिवहन कौन करता है, फ्लोएम तंत्र करता है, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में हमें अध्ययन करना है डिटेल, फ्लोएम तंत्र और जाइलम तंत्र के बारे में अध्ययन करना है। तो मेन हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाए तो आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे वास्तव में जाइलम तंत्र के बारे में ही अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे, जाइलम तंत्र के बारे में ही अध्ययन करेंगे। देखेंगे कि जाइलम तंत्र जो होता है यह एक ऐसा तंत्र होता है जो जड़ों से अवशोषित जल और खनिज लवण को लेकर पौधे के सभी भागों में पहुंचाने का कार्य करता है, जिसे हम जाइलम तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो जाइलम तंत्र के अंतर्गत देखेंगे कि पादपों में जल का परिवहन अध्ययन करेंगे। पादपों में यहाँ पर हम बदल लेते हैं, पादपों में जल का परिवहन, जल का पादपों में जल का परिवहन, ठीक है, पादपों में जल का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट कर देंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स, ठीक है। ये नई टॉपिक है, ठीक है, नई टॉपिक क्या है, पादपों में जल का परिवहन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स, पौधों में किस प्रकार जल का परिवहन होता है। तो पौधों में जो परिवहन होता है जल का वह दो प्रकार या दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। पौधों में जल का जो परिवहन होता है उसे दो भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। कौन कौन से हैं, पहला जो है मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण, पहला क्या है, मूल रोमों द्वारा, मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण, और दूसरा जो होगा वह क्या होगा, दूसरा है जड़ में पानी का संवहन, जड़ में पानी का संवहन। देखेंगे यही तो भाग है, कौन कौन से, पहला है मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण और दूसरा है जल में पानी का, जड़, जल नहीं होगा जड़ होगा, क्या होगा, जड़ में होगा ना, जल जड़ होगा, ठीक है, जड़ में पानी का संवहन। यही दो भाग हमें डिटेल अध्ययन करना है, जिनमें से पहला हम लोग अध्ययन पहले कर लें। यहाँ पे अब हेडिंग बना देते हैं, पहला क्या हो जाएगा, पहला मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण, जल का अवशोषण, ये पहला देखेंगे, पहला है मूल रोमों द्वारा जल का अवशोषण। बाद में हम लोग पढ़ेंगे जल का संवहन,
जड़ द्वारा जल का संवहन, इसको बाद में पढ़ाते हैं। देखिए ये मूल रोम क्या होता है, देखेंगे मूल रोम थोड़ा सा जान लिया जाए तब क्लियर समझ में आएगा। ये जड़ है, क्या है, ये जड़ है, ये क्या है, ये जड़ है, ठीक है। जड़ जो होता है, जड़ से पतले पतले तंतु के समान संरचनाएं निकली होती हैं, जो पतले रेशे के समान होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, मूल रोम कहते हैं या रूट हेयर कहते हैं। ये रूट हेयर जो होता है मिट्टी के जो कण होते हैं उस मिट्टी के कण के अंदर धंसा होता है। अगर मान लिया जाए ये रूट हेयर है, ये मिट्टी के क्या है, कण है। इन्हीं मिट्टी के कण के अंदर क्या होता है, रूट हेयर धंसा होता है। और जब इसी रूट हेयर के द्वारा जल का अवशोषण होता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं, मूल रूमों द्वारा जल का अवशोषण, मूल रूमों द्वारा जल का अवशोषण है। इसी को थोड़ा डिटेल अब अध्ययन करेंगे। यहाँ पर हम फिगर बनाए हैं, इसी जड़ का अनुप्रस्थ काट का ये फिगर, ये जड़ का क्या है, अनुप्रस्थ काट, यानी जड़ को इस प्रकार काट लिया जाए, जड़ को अगर काट लिया जाए अनुप्रस्थ काट और तब जाकर माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो इस प्रकार की संरचना दिखेगी। वैसे ये पूरा गोल बनाना चाहिए, चूंकि स्पेस नहीं है इसलिए उसका आधा हिस्सा ही हम बनाए हैं, ठीक है, आधा हिस्सा ही हम बनाए हैं, ये पूरा नहीं बनाए हैं, जगह कम है। और अगर परीक्षा में पूछेगा भी तो आप लोग इतना ही बनाएंगे, क्योंकि उतना बनाने से क्या फ़ायदा है, हमें तो केवल थोड़ा सा इसको समझाना है, ठीक है। तो देखिए ये है रूट हेयर, ये है रूट हेयर, क्या है, मूल रूम कहते हैं अथवा इसको क्या कहते हैं, रूट हेयर, ये रूट हेयर है। और ये जो देख रहे हैं मिट्टी के कण है, ये गोल गोल जो देख रहे हैं संरचना मिट्टी के कण है, जिसके अंदर रूट हेयर क्या है, धंसा हुआ। देखिए रूट हेयर के द्वारा किस प्रकार जल का अवशोषण होता है। रूट हेयर जो होता है, रूट हेयर मृदा के कण में पाया जाता है और मृदा के कणों के मध्य जल पाया जाता है। मृदा के जो कण होते हैं उन्हीं कणों के मध्य जो है जल पाया जाता है, ठीक है। देखेंगे कि जब रूट हेयर जो होता है, रूट हेयर की कोशिकाओं के अंदर एक बड़ा सा रिक्तिका होता है, क्या होता है, एक बड़ा सा रिक्तिका होता है। रूट हेयर के अंदर एक बड़ा सा रिक्तिका या वैक्यूल पाया जाता है और इस रिक्तिका के अंदर रिक्तिका रस अथवा कोशिका रस भरा होता है। रिक्तिका रस में विभिन्न प्रकार के पदार्थ घुले होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, ग्लूकोज हैं, फ्रक्टोज हैं, खनिज लवण होते हैं, कार्बनिक अम्ल होते हैं, ये सब घुले होते हैं। कार्बनिक अम्ल, शर्कराओं में ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, ये सब घुले होते हैं। इनके घुले होने के कारण जो है कोशिका रस जो होता है इसका, रूट हेयर का, रूट हेयर के कोशिका रस का सांद्रता अधिक होता है किसके तुलना में, तो जो मिट्टी के कण के मध्य पाए जाने वाले जल होते हैं उनकी सांद्रता के तुलना में रूट हेयर की कोशिका रस की सांद्रता अधिक होती है। ध्यान देंगे, रूट हेयर की कोशिका रस की सांद्रता अधिक होती है, किससे अधिक होती है, तो जल की सांद्रता से अधिक होती है। और जब सांद्रता अधिक होगी तो ऑस्मोसिस की क्रिया होती है, क्या होती है, ऑस्मोसिस की क्रिया होती है, परासरण की क्रिया होती है और परासरण दाब लगता है। ध्यान देंगे, परासरण की क्रिया भी होती है और परासरण दाब भी लगता है। परासरण की क्रिया, ये किशमिश वाले उदाहरण देखेंगे कि किशमिश जो होती है रात को अगर भिगो देते हैं पानी में तो 2-4-5 घंटे के बाद देखते हैं तो किशमिश फूल जाती है। वो कैसे फूल गई, यानी जल के अणु जिनकी सांद्रता कम थी और किशमिश के अंदर शर्करा भरे थे जिनकी सांद्रता अधिक थी, तो जल के अणु जो होते हैं ये गति करते हुए किशमिश के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जिनके कारण किशमिश क्या होती है, फूल जाती है, ठीक है, क्या होती है, फूल जाती है। ठीक उसी प्रकार की क्रिया यहाँ पर भी हो रहा है। जल के अणु की सांद्रता कम है और रूट हेयर की कोशिका रस की सांद्रता अधिक है, जिनके कारण, ठीक है, जिनके कारण जल के अणु गति करते हुए रूट हेयर के कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, प्रवेश कर जाते हैं।
क्या होते हैं, प्रवेश कर जाते हैं। यहाँ बनाए हैं एरो, ठीक है। इस प्रकार जब जल रूट हेयर की कोशिका में प्रवेश कर जाता है तो उसकी सांद्रता कम हो जाती है, ठीक है, सांद्रता घट जाएगी पहले की तुलना में। तो इस प्रकार जो अवशोषण किया गया जल जब मूल रूमों के द्वारा किया गया है तो इसे ही हम कहते हैं मूल रूमों द्वारा जल का अवशोषण। ये तो पहला भाग हम लोग अध्ययन कर ली। अब दूसरा जो क्या है, जड़ में पानी का संवहन। अब दूसरा हम लोग देखेंगे, दूसरा ये है जड़ द्वारा पानी का संवहन। पानी का संवहन है जड़ द्वारा किस प्रकार पानी का या जल का संवहन किया जाता है, इसके बारे में जानेंगे। देखिए जल कहाँ पहुंचा है, यहाँ पे आ गए, ठीक है, रूट हेयर में आ गया। अब रूट हेयर से होते हुए इसमें चला जाता है इंडोडर्मिस। देखेंगे ये जो लेयर देख रहे हैं, थोड़ा सा इसको हम बता दें तब आगे ये दूसरा स्टेप बताएंगे। ये इंडोडर्मिस, सॉरी एपिडर्मिस है, इंडोडर्मिस नहीं है, एपिडर्मिस है, जो कि बाहर की ओर पाई जाती है, सबसे बाहर की ओर पाई जाने वाली जड़ है। जड़ के बाहर की ओर पाए जाने वाली सबसे बाहरी लेयर है जिसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एपिडर्मिस। वास्तव में ये तना में एपिडर्मिस कहा जाता है, जड़ में एपिब्लेमा कहा जाता है। एपिब्लेमा कहेंगे, एपिडर्मिस तना में कहा जाता है, लेकिन जड़ की जब बात होती है तो जड़ में बाहर की ओर जो पतली लेयर पाई जाती है उसे एपिब्लेमा कहते हैं। तो ये एपिब्लेमा है। उसके बाद ये जो देख रहे हैं गोलाकार कोशिकाएं जो कि इतनी मोटी दिखाई दे रही है, इससे हम कार्टेक्स कहते हैं। पूरा पूरा क्या है, कार्टेक्स भाग है। और ये देख रहे हैं अंदर की ओर फिर कोशिका का एक लेयर है, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, इंडोडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडोडर्मिस कहते हैं। इंडोडर्मिस के अंदर देखेंगे ये जो देख रहे हैं ये जाइलम है, और ये बीच बीच में क्या है, फ्लोएम है। क्या है, फ्लोएम है। ये देखिए जाइलम के बगल में यहाँ पे इंडोडर्मिस की कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं जिसे हम पासेज सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, पासेज सेल कहते हैं। अब ये फिगर समझ गए होंगे, अब आगे जब ये बताएंगे तो समझ में आएगा। अब देखिए क्या होता है कि जल जो होता है कहाँ पहुँच जाता है, एपिब्लेमा की कोशिकाओं तक पहुँच जाता है। जो ही एपिब्लेमा की कोशिकाओं तक जल पहुँच जाता है तो देखेंगे कि यहाँ पे जब जल आता है तो एपिब्लेमा की कोशिकाओं के कोशिका रस की सांद्रता को कम कर देता है। जब जल पहुँच जाता है तो कार्टेक्स की कोशिकाओं की सांद्रता बढ़ जाती है, ठीक है। इस प्रकार पुनः जल परासरण की क्रिया होती है और परासरण दाब भी लगता है। ध्यान देंगे, परासरण की क्रिया के द्वारा ही परासरण दाब उत्पन्न होता है। तो परासरण दाब लगता है तो फिर जल के अणु गति करते हुए इस कार्टेक्स की कोशिका में पहुंच जाता है। जो ही कार्टेक्स की कोशिका में पहुंचता है तो उसकी सांद्रता को कम कर दिया कार्टेक्स की कोशिका। अब कार्टेक्स की बगल वाली कोशिका की सांद्रता बढ़ गई, और जब सांद्रता बढ़ जाएगी तो फिर जल जो होगा वह कम सांद्रता से किधर जाएगा, अधिक सांद्रता की ओर जल के अनुगत करेगा। परासरण क्रिया में ध्यान देंगे कि परासरण क्रिया में जल के अणु की गति जो होती है वह कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती है, कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर होती है। तो फिर जल के अणु क्या होगा, गति करते हुए दूसरे कार्टेक्स कोशिका में जाएगा, फिर दूसरे की सांद्रता कम कर देगा। जल जो ही पहुंचेगा तो उसके बगल वाली कोशिका की सांद्रता बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जल के अनुगत करते हुए पहुंच जाते हैं। इस प्रकार एक कोशिका से दूसरे, दूसरे से तीसरे, यानी कार्टेक्स की कोशिका से एक कोशिका से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे चौथे से करते हुए क्रम से आगे की ओर कहाँ तक जाते हैं, इंडोडर्मिस कोशिका तक जाते हैं, इंडोडर्मिस के लेयर तक जाते हैं। इंडोडर्मिस लेयर तक जब जाते हैं तो पासेज कोशिकाएं जहाँ पे जाइलम पाई जाती है, जाइलम देखिए ये जाइलम है, ये जाइलम कोशिका के बगल वाली जो कोशिका जो एकदम जुड़ी होती है, जो इंडोडर्मिस की ही कोशिका है, लेकिन इस कोशिका को हम क्या कहते हैं,
पासेज सेल कहते हैं, पासेज सेल कहते हैं। और पासेज सेल से होते हुए जल इंडोडर्मिस में पहुंच जाता है और इंडोडर्मिस से होते हुए यह जाइलम है, जाइलम वेसल्स में पहुंच जाता है। जल किस में पहुंच जाता है? जाइलम वेसल्स में पहुंच जाता है। ये जाइलम वेसल्स है, जाइलम वेसल्स में पहुंच जाता है। इस प्रकार जो कार्टेक्स की कोशिका है यह जल को पंपिंग करते हैं। क्या करते हैं? पंपिंग करते हैं, जल को पंपिंग करते हैं। और पंपिंग जो है करने के कारण ही, ठीक है, एक कोशिका से दूसरे कोशिका से होते हुए अंततः जल जो क्या होता है, पासेज सेल से होते हुए जाइलम वेसल्स में पहुंच जाता है। जाइलम वेसल्स में जब जल पहुंच जाता है तो एक दाब उत्पन्न होता है। कौन सा दाब? तो उसे हम कहते हैं मूल दाब कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल दाब कहते हैं। और यह मूल दाब किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है? तो कार्टेक्स के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। कार्टेक्स की कोशिकाओं द्वारा मूल दाब उत्पन्न किया जाता है। इस दाब के प्रभाव से जो जाइलम वेसल्स है, जाइलम वेसल्स एक केस नली की समान होती है, पतली नली, इस प्रकार एक पतली ट्यूब के समान होती है, एक पतली ट्यूब के समान या पतली नली के समान होती है, केस नली की तरह कार्य करती है जाइलम वेसल्स। और जाइलम वेसल्स में जब जल पहुंच जाता है, जाइलम वेसल्स में जब जल पहुंच जाता है तो मूल दाब के प्रभाव के कारण, जो कि कार्टेक्स के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जल जो होता है जाइलम वेसल्स में कुछ ऊपर की ओर या कुछ ऊंचाई पर क्या होता है, चढ़ जाता है। ठीक है, इस प्रकार जड़ से होते हुए तना में चला जाता है। ये मान लीजिए जाइलम वेसल्स है, इसमें जल जो है क्या होता है, ऊपर की ओर चढ़ जाता है, ऊपर की ओर क्या होता है, चढ़ जाता है और फिर तना में चला जाता है। फिर तना से होते हुए धीरे धीरे यह क्रिया शाखा में होती है, शाखा से होते हुए शीर्ष भाग तक और पत्तियों तक जल चला जाता है। इस प्रकार जल का क्या होता है, परिवहन हो जाता है। यानी जल जो है वो तना से होते हुए पौधे के सभी भागों में पहुंच जाता है। तो इस क्रिया को हम कहते हैं जड़ द्वारा पानी का संवहन। यानी जड़ द्वारा भी पानी का क्या किया जाता है, संवहन किया जाता है, जो पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। याद रखेंगे मूल दाब क्या है, मूल दाब बहुत महत्वपूर्ण है। मूल दाब जो होता है, देखेंगे परिभाषा इसका, मूल दाब जो होता है, रूट प्रेशर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, रूट प्रेशर, मूल दाब। मूल दाब, मूल दाब मीन्स होता, मूल मीन्स होता है जड़, दाब मीन्स मालूम ही है, यानी जड़ों के द्वारा ये दाब उत्पन्न किया जाता है। वो भी जड़ों में किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, कार्टेक्स कोशिका द्वारा। ध्यान देंगे, ठीक है। तो मूल दाब क्या है, तो वह दाब जो जड़ों के कार्टेक्स कोशिका के द्वारा उत्पन्न किया जाता है, जिनके कारण जाइलम वेसल्स में जल जो होता है कुछ ऊंचाई तक क्या होता है, ऊपर की ओर चढ़ जाता है। इस प्रकार के दाब को ही हम क्या कहते हैं, मूल दाब कहते हैं या रूट हेयर कहते हैं। क्या कहते हैं, रूट हेयर कहते हैं। तो मूल दाब का बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका होता है जल को ऊपर चढ़ने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, ठीक है। जबकि जल के अवशोषण में महत्वपूर्ण किस दाब का होता है, तो परासरण दाब का। जल के अवशोषण में परासरण दाब का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। और जड़ों से होते हुए तना में जल के ऊपर चढ़ने में मुख्यतः किस दाब की आवश्यकता होती है, तो मूल दाब की आवश्यकता होती है, ठीक है। ये ध्यान देंगे। तो ठीक है, ये आप लोग फिगर बना लेंगे, व्यवस्थित नोट्स भी बना लेंगे, ठीक है। और कोई समस्या हो तो बताएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग अगला टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे। अभी इसमें कुछ बातें बाकी हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।